हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखने वाले हैं लेबलिंग ऑफ ओलियम के बारे में। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं ओलियम होता क्या है। ओलियम इज H2S2O7। अब ये आता कैसे है? तो कांटेक्ट प्रोसेस पे जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं तो सबसे पहले उसमें सल्फर को ऑक्सीडाइज करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड में SO2। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड में, एंड देन इस सल्फर ट्राइऑक्साइड को डिसॉल्व कर देते हैं हम लोग H2SO4 में, और उससे मिलता है ओलियम H2S2O7। तो सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं दैट H2S2O7 इज अ मिक्सचर ऑफ H2SO4 एंड SO3। तो ओलियम के सैंपल्स लेबल किए जाते हैं, उस लेबल को अंडरस्टैंड करना है। उसके पहले ये लिख लेते हैं हम लोग H2S2O7 इज H2SO4 एंड SO3। ये दो चीजें इसके अंदर में प्रेजेंट हैं। ठीक है। अब ओलियम के ऊपर में लेबल लगा हुआ हो सकता है। कैसा लेबल होगा? जैसे अगर लिखा हुआ है 104.5% H2SO4, तो इस लेबलिंग का क्या मतलब है? 104.5% H2SO4 अगर ओलियम के सैंपल पे लिखा हुआ है तो इससे हम लोग क्या अंडरस्टैंड करेंगे वो देखते हैं। सो 104.5% का मतलब हुआ दैट 100 ग्राम ऑफ ओलियम will give 104.5 gram of H2SO4 upon mixing with water। तो अगर हम लोगों ने 100 ग्राम ओलियम को मिक्स किया वाटर के साथ तो हमें 104.5 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 मिला। ओलियम में H2SO4 कुछ तो पहले से प्रेजेंट था, तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया वो कहाँ से आया? तो ये ऐसे बना कि SO3 जो प्रेजेंट है उसका रिएक्शन हो रहा है H2O के साथ। जब हम लोगों ने H2O डाला तो H2O के साथ रिएक्शन SO3 का हुआ और उससे क्रिएट हुआ H2SO4। तो अब अंडरस्टैंड करने वाली चीज यहाँ पे ये है कि H2S2O7 में H2SO4 ऑलरेडी प्रेजेंट था, उसका मास हम लोग M1 मान लेते हैं, और कुछ H2SO4 फिर बाद में क्रिएट हुआ, उसका मास M2 हो गया। तो अगर हमने H2S2O7 100 ग्राम लिया था तो M1 प्लस M2 कितना मिल रहा है हमें? 104.5 ग्राम। तो 4.5 ग्राम का इंक्रीज है। इस 100 ग्राम में H2SO4 था और SO3 था, तो जितना भी एक्स्ट्रा मास मिल रहा है वो किसका मास है? H2O का, क्योंकि 100 ग्राम में H2SO4 और SO3 पहले ही काउंट हो गया, तो जो भी एक्स्ट्रा इंक्रीज इन मास है वो वाटर से आया, H2O से आया। So this means 4.5 gram of H2O was added। तो अगर 4.5 ग्राम H2O ऐड हुआ तो उसके लिए SO3 कितना प्रेजेंट था वो चेक कर सकते हैं हम लोग। तो उसके लिए इसके इक्वेशन को देखते हैं। इक्वेशन बता रहा है दैट SO3 रिएक्ट्स विथ H2O और इससे फॉर्म होता है H2SO4। तो इक्वेशन के हिसाब से अगर SO3 का 1 मोल हमारे पास है तो H2O का भी 1 मोल यूज होगा और इससे H2SO4 1 मोल क्रिएट होगा। 1 मोल ऑफ SO3 का मास कितना? तो उसके लिए हमें इसका मोलर मास पता होना चाहिए। सल्फर का एटॉमिक मास 32, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 और 3 ऑक्सीजन है, तो इसको ऐड करके हमें मिलेगा 80 ग्राम पर मोल SO3 का मास, और H2O का 2 प्लस 16 दैट इज 18 ग्राम पर मोल। तो मोल्स के बजाय अगर हम इसको मास के टर्म्स में अंडरस्टैंड करें तो ये पता चलेगा कि SO3 का मास अगर 80 ग्राम है तो H2O का मास 18 ग्राम चाहिए होगा। तो इसी इंटरप्रिटेशन को लेते हैं। अब हम लोग H2O से एक्चुअली SO3 फाइंड करेंगे। इक्वेशन क्या बता रहा है? बैलेंस इक्वेशन ये बता रहा है कि H2O का अगर मास 18 ग्राम है तो SO3 का मास 80 ग्राम होना चाहिए। तो अगर H2O का मास 1 ग्राम होगा तो SO3 का मास 80 अपॉन 18 ग्राम होना चाहिए।
तो इस केस में हमारे पास H2O का मास कितना था 4.5 ग्राम। तो दिस मीन्स कि अगर H2O का मास 4.5 ग्राम रहा तो SO3 का मास 80/18 इंटू 4.5। तो 4.5 से 18 4 टाइम्स में और 4 से 80 20 टाइम्स में। तो 20 ग्राम ऑफ SO3 हमारे पास प्रेजेंट था। अब इस 20 ग्राम ऑफ SO3 को लेके हम लोग परसेंटेज फ्री SO3 ऑब्टेन कर सकते हैं कि सैंपल में फ्री SO3 कितना था। परसेंटेज फ्री SO3 इज इक्वल टू मास ऑफ SO3 divided by mass of sample multiplied with 100। तो SO3 का मास 20 ग्राम, सैंपल का मास हम लोगों ने 100 ग्राम लिया था और इंटू 100 कर देंगे इसे। तो 100 और 100 चला गया, ग्राम एंड ग्राम इज कैंसिल आउट, वी गेट 20%। तो इस सैंपल में 20% फ्री SO3 है, यानी कि इस सैंपल का जितना भी मास लेंगे हम लोग उसमें 20% मास हमेशा फ्री SO3 का होगा या SO3 का मास मिलेगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन आप भी ट्राई कर सकते हैं। देन यू कैन आंसर what will be the percentage free SO3 in a sample of oleum labeled as 113.5%। अगर ऐसा स्टेटेड है तो उसमें हमारे पास फ्री SO3 कितना है ये आपको चेक करना है, देन यू कैन आंसर।